गंगा जमुनी तहजीब, सेक्युलर फैब्रिक, हिंदू मुस्लिम एकता, इन सभी शब्दों के सबसे बड़े दुश्मन कौन है आप जानते हैं? हमारे देश की सेक्युलर छवि को सबसे ज्यादा नुकसान आप जानते हैं कौन पहुंचा रहे हैं? गुलाम रसूल बलियावी जैसे लोग। जी हाँ, ये मौलाना साहब एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। ये बिहार से आते हैं, नेता हैं जेडीयू के, और खबर आज आपके लिए ये है कि बिहार की सियासत में सांप्रदायिकता की छींटे लगातार पड़ते जा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो सुशासन की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी के एक नेता मौलाना गुलाम रसूल मजहबी बातें करने लग गए हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मुस्लिम मोहल्लों में घूम घूम कर बलियावी साहब एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बलियावी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भड़का कर कि मोदी सरकार में हिंदुस्तान में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बता देते हैं। बलियावी ने अपनी जहरीली जुबान को एक बार फिर से एक्टिव कर लिया है, जो मुसलमानों से अपील करते हुए कह रहे हैं कि अगर अब मुसलमान नहीं जागे तो दूसरी कौम शान से जिएगी और मुसलमानों को औलादे अपने नाम भी नहीं बता पाएंगी। बलियावी ने आगे ये भी कहा कि कभी शाहबानो, कभी 3 तलाक, क्या नशा चढ़ाए साहब, मस्जिदों की जमीन हमारे बाप दादा ने दी है। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। मदरसों की जमीन मेरे बाप दादा ने दी है, हमारे हुकूमत के खजाने में मस्जिदें नहीं बनाई हैं, हमने हुकूमतों के पैसे से मदरसे नहीं बनाए हैं, हमने ज़कात के पैसों से मदरसे बनाए हैं। तो ये तमाम स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और मौलाना साहब यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने जहरीले बयानों के साथ धमकी भी पेश करके दी है। उन्होंने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि अभी तो आपका हमारे पार्टी वर्करों से ही पाला पड़ा है, अगर मुस्तफा के वासियों से पाला पड़ गया तो ठिकाने लगा दिए जाओगे। आप एक बार पहले ये सुनिए उन्होंने कहा क्या है। और अगर बिगुल फूंक दिया इदारे शरिया ने तो याद रखना, अब तक तुझके सियासी वर्करों से पल्ला पड़ा है, मुस्तफा के वारिसों से पल्ला नहीं पड़ा है, ठिकाने लग जाओ। एक पेशा बन गया है, पेशा। पाले हुए कुछ गुंडे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के। तो मौलाना की सोच सुन ली आपने, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरे की बात जानते हैं आप क्या है? ये मौलाना एक नेता भी हैं और बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। मतलब ये मौलाना साहब सरकार में हैं और जरा सोचिए वो कौन सी दिक्कत है नीतीश कुमार को कि वो इस कट्टरपंथी मौलाना को पार्टी के पद में दे करके बैठाए हुए हैं। अगर नीतीश कुमार साहब ये शो देख रहे हों या उनका ये वीडियो उन तक ये वीडियो पहुंच सके तो उनके लिए इन मौलाना साहब का चरित्र चित्रण देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप इस ग्राफिक्स के जरिए इस मौलाना की पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश कीजिए। ये मौलाना अपने फॉलोअर्स को कोई दीन की अच्छी बातें नहीं सिखाता, उन्हें तहजीब की बातें नहीं बताता, बल्कि ये जहरीली तकरीरें वाली बातें करता है। ये मौलाना जो कि नेता भी है, वो मुसलमानों को आगे बढ़ाने की राह पर नहीं दिखता, बल्कि मुसलमानों को भड़काता है। ये मौलाना साहब गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं करते, देश में शांति की बात नहीं करते, बल्कि हिंदुओं को धमकियां देने का काम करते हैं। ये मौलाना साहब भविष्य की बात नहीं करते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते, बल्कि ये साहब मुगलों की याद दिलाने का काम करते हैं। मुगलों को याद दिलाकर कहते हैं कि देखो वही असली शासक थे। और सबसे ज़रूरी बात तो इसमें ये कि मौलाना साहब हमारे शहरों के अमन चैन छीनने की बात करते हैं, शहरों को करबला बनाने की धमकी देते हैं। ये है इनकी कैरेक्टर की ये तमाम बातें, ये है इनका चरित्र चित्रण। और दुर्भाग्य देखिए, ये एक मौलाना है, सत्ताधारी पार्टी के नेता भी है। चरित्र चित्रण के साथ ही किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए या फिर नीतीश कुमार जी को आजकल काफ़ी कुछ या तो याद नहीं रहता या फिर उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए इन मौलाना साहब का पूरा बायोडेटा भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। इन मौलाना साहब का पूरा नाम है गुलाम रसूल बलियावी। ये जेडीयू के सदस्य तो हैं ही, साथ ही इनका एक संगठन भी है जिसका नाम है इदारे सरिया। इदारे सरिया के अलावा इनका एक दूसरा संगठन भी है जिसका नाम है कौमी इत्तेहाद मोर्चा। रिपोर्ट कहती है कि गुलाम बलियावी के तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा समर्थक हैं और ये उन्हीं समर्थकों की दम पर हिंदुओं को धमकी देने का लगातार काम करते रहे हैं अब तक। और हिंदुओं की धमकी देने का ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। गुलाम बलियावी एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। वो इससे पहले भी कई दफ़ा मुसलमानों को भड़काने का काम कर चुके हैं। और सिर्फ इसी साल की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे आका पर हाथ डालो और शहरों का क्या हाल होगा ये आप देखेंगे। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी
तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या बात है हुजूर? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। क्या बात है, क्या बात है। ओह नारे। चलिए अब 24 के चक्रवर्ती में अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड से ये खबर, झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर की रेड लगातार जारी है और इस रेड में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा नकदी मिल चुकी है। ये छापेमारी उड़ीसा और झारखंड में कांग्रेस नेता के ठिकानों पर की जा रही है। बुधवार से शुरू हुई छापेमारी अभी भी जारी है और इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने की वजह से इनकी गिनती के लिए आयकर विभाग बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल इस वक्त कर रही है। नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि कई मशीनों ने तो काम करना ही बंद कर दिया है। ये करप्शन का कैश कांड है जो एक बार फिर से देश के सामने उजागर हुआ है। पिछले 3 दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उड़ीसा के एक डिस्टिलरी ग्रुप पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी का आज तीसरा दिन है और कैश से भरे 156 बैग वहां से बरामद किए गए हैं। डिस्टिलरी ग्रुप पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप हैं और आज तीसरे दिन तकरीबन 20 करोड़ रुपए गिने गए हैं और इस तरह आयकर विभाग ने अब तक कुल 220 करोड़ रुपए बरामद कर लिए हैं। आयकर विभाग के ये छापे संबलपुर, बोलांगीर, टिटालगढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में जारी है। इसके साथ ही इस कंपनी ने अब तक छापे को लेकर के कुछ भी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर नहीं की है। चलिए आगे बढ़ते हुए, बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पश्चिमी उड़ीसा से ऑपरेट करती है और ये देश की सबसे बड़ी शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों में से एक है। उड़ीसा के इसके बोलांगीर ऑफिस पर छापेमारी के दौरान कल ही लगभग 200 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। पूर्व आईटी कमिश्नर शरद चंद्र दास ने बताया है कि उड़ीसा में आयकर विभाग की अब तक की सबसे बड़ी नकदी जब्ती हो सकती है। इस पूरे कैश कांड के सेंटर में धीरज साहू है। ये कौन है वो भी आप समझिए। ये कौन है जिनके पास सिर्फ नोट नहीं है बल्कि खजाना है। इतने नोट जिसे शायद देश की 99% जनता ने कभी देखा भी ना हो। इनकी पहचान कुछ यूं है कि धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और झारखंड से राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही उनकी एक पहचान बिजनेसमैन की भी है। वो उद्योगपति परिवार से आते हैं। 1977 में राजनीति में वो आए। 1978 में जेल भरो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे। साल 2009 में पहली बार राज्यसभा सांसद वो बने और अब उनके अलग अलग ठिकानों से कैश की बरामदगी की जा रही है। ओडिशा झारखंड के इस कैश कांड को लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है, जाहिर है, क्योंकि धीरज साहू का संबंध कांग्रेस पार्टी से जो है। अब ऐसे में विरोधी पार्टियों ने कांग्रेस को घेरना भी शुरू कर दिया है। एक राज्यसभा सांसद के घर से और उनके संबंधी ठिकानों पर छापे में 200 करोड़ रुपए मिले हैं कैश, यानी दिस इज अनहर्ड ऑफ। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का कैसा पहचान है और था, यही इसमें साबित होता है। और इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, 200 करोड़ कैश, तो ये बहुत ही, यानी भ्रष्टाचार का और सबूत क्या चाहिए। ईडी का छापा, सीबीआई का छापा और इनकम टैक्स का छापा को ही भारतीय जनता पार्टी विकास समझती है। धीरज प्रसाद साहू के घर पे या उनके प्रतिष्ठानों पे जो छापे पड़े हैं और ये कितने रुपए आए हैं, अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया कि कहीं आईटी का रेड भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही कांग्रेस के सांसद के ऊपर नहीं हो रहे हैं? तो पहले आत्मचिंतन कर ले भाजपा। और इस पूरे कैश कांड पर प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात का जिक्र किया और साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कैश कांड है, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आई है और ट्वीट के जरिए उन्होंने कांग्रेस को घेरा, साहू को घेरा और साथ ही चूंकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है साहू, ऐसे में ये जो सबसे बड़ा कैश कांड है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए वो नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस रेड की तस्वीर और खबर को ट्वीट किया।
उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो ये गारंटी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए इस ट्वीट के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आने के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको सुनवा देते हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए। बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई। लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। और चलिए अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रजिस्ट्री दस्तावेजों से उर्दू फारसी शब्दों को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सब रजिस्ट्रार को उर्दू की परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी। योगी सरकार ने अब इन शब्दों की जगह सामान्य हिंदी शब्दों के प्रयोग करने का फैसला किया है। ऐसा करने के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन किया जाएगा। आपको यहाँ ये बता दें कि ये कानून अंग्रेजों की तरफ से ही लाया गया था और इस फैसले के साथ ही अब अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा और फिर अपनी नियुक्तियों को स्थायी बनाने के लिए परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। वहीं एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उर्दू को लेकर के अपना फैसला पब्लिक किया, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस और सपा ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुन लीजिए। केवल जनता का ध्यान हटाने के लिए है। उर्दू और फारसी को आपको हटाना है, आप हटा दीजिए। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे आप जवाब कब देंगे? आप कभी नाम बदलने की राजनीति करते हैं, कभी उर्दू फारसी को हटाने की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर कोई अधिकार मांगता है तो आप उसको लाठी देते हैं। अगर कोई हक मांगने के लिए आता है तो उसको घसीट घसीट के उनकी गिरफ्तारी होती है। धरना स्थल पे भी अगर कोई बैठना चाहता है तो उनके रज़ाई गद्दे खींच लिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के काम करती रहती है। अरे उर्दू इसी देश की भाषा है, उर्दू इसी देश में जन्मी है। हिंदू और उर्दू दोनों बहनें हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी विद्वेष के तहत भाषाओं के साथ भी राजनीति कर रही है। इसे पूछिए, क्या दुबई में उर्दू बोली जाती है, क्या अरब में बोली जाती है, या दूसरे जो मुस्लिम कंट्री उनमें बोली जाती है? उर्दू हिंदुस्तान की जबान है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम भाषाओं से राजनीति ना करे। उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं उसको परिणाम में साकार करके दिखाते हैं। चाहे वो कानून की राज की बात रही हो, चाहे विकास की बात रही हो। चलिए अब आगे बढ़ते हुए चुनावी राज्यों का जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए रार छिड़ गई है। बीजेपी नेतृत्व को बनाने के लिए कई बड़े नेताओं के दिल्ली दौरे लगातार जारी है और इसी बीच तीनों राज्यों के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान भी कर दिया है। तीनों राज्यों के लिए 3-3 पर्यवेक्षक तय किए गए। कौन कौन है वो, सबसे पहले आपको बताते हैं। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं, पहला नाम है राजनाथ सिंह, दूसरा विनोद तावड़े और तीसरा सरोज पांडे। वहीं मध्य प्रदेश में जो पर्यवेक्षक के तौर पर जिनकी नियुक्ति हुई है वो है मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के सीएम हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बेहद चहेते कहे जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की कमान उन्होंने संभाली है, इनका नाम भी पर्यवेक्षक के रूप में रखा गया है। वहीं के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा भी इसमें शामिल है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है उसमें सबसे पहला नाम है अर्जुन मुंडा का, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम। मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को होगी, जहां विधायक दल का नेता चुना जाएगा। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा सोमवार को सामने आ सकता है। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे इस वक्त बताए जा रहे हैं। और इसी बीच प्रहलाद पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी की है। इस मुलाकात ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। महंत बालकनाथ से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है। बालकनाथ तिजारत सीट से चुनाव लड़ रहे थे राजस्थान से, और पर्यवेक्षक सरोज पांडे से भी मुलाकात उनकी हुई। रविवार को जयपुर जाएंगे राजनाथ सिंह। राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक चुने गए हैं राजनाथ सिंह, और ऐसे में सरोज पांडे भी पर्यवेक्षक हैं और बालकनाथ की मुलाकात
राजनाथ जेपी नड्डा, माफ कीजिएगा, उनसे हुई है, जिनके साथ जो पर्यवेक्षक है सरोज पांडे वो भी वहां पर मौजूद रहे। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान की कमान उत्तर प्रदेश की तरह ही किसी योगी को दी जाएगी, यानी बालकनाथ को दी जाएगी? ये एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि ये जो मुलाकात है वो कई तरह के कयास जरूर खड़े कर रहा है।